नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट चुका है और अमेरिका ने ईरान के करीब 90 सैन्य ठिकानों पर फिर से भारी बमबारी की है। ये अभी की लेटेस्ट खबर है। ये तनाव तब शुरू हुआ जब हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान द्वारा तेल टैंकरों पर मिसाइल हमले किए गए और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ठिकानों को निशाना बनाया है। अब क्या क्या हुआ है, जो थोड़ा सा प्रमुख अपडेट्स है उनको थोड़ा सा बता देते हैं कि हमले और सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी सेना ने उत्तरी ईरान में रसद पहुंचाने वाले रेलवे ब्रिज और मूसा द्वीप पर मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीजफायर के खत्म होने का ऐलान किए जाने के बाद ये ताजा कार्रवाई शुरू हुई है। ईरान का पलटवार, जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बेहतरीन कुवैत और कतर पर भी सॉरी ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद कुवैत के सायरन बजने की खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं और ईरान ने अपना एक विरोध यूनाइटेड नेशंस में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भी जता दिया है। उधर ट्रंप की अगर हम माने तो ट्रंप ने कहा कि उनके ऊपर उनको जान से मारने की कोशिश ईरान कर रहा है और उस पर ईरान ने भी जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर हॉर्मुज की खाड़ी का संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, हम दोनों बातों को समझेंगे। हमारे साथ इस समय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में शायद प्रोफेसर पाशा, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट भी जुड़ेंगे। संजय से शुरुआत करते हैं कि संजय, किस तरह से देखते हैं जो हॉर्मुज की खाड़ी में फिर से ये संकट बढ़ गया है, इसको किस तरीके से देखा जाए, और जो ट्रंप ने कहा कि उनको जान से मारने की साजिश हो रही है ईरान के द्वारा। टीलू, ये तो बहुत ही गंभीर टर्न है जो पूरे पूरे हालात में हुआ है। इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे इतना बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि सभी 60 दिन पूरे भी नहीं हुए और इस मेमोरेंडम उन्होंने जो एमओयू साइन करा था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि जब है ना ट्रंप अंकारा से जा रहे थे तो उन्होंने कतार का जो जहाज दिया गया था एयरफोर्स वन, वो छोड़ के अपने पुराने जहाज पे गए। तो उनको लग रहा था कि इसमें भी कोई षड्यंत्र होगा, कोई कोई मारने की ना जो कोशिश है ईरान की, क्योंकि ईरान में इस समय लाखों करोड़ों लोग एक ही बात कर रहे हैं कि हमें बदला लेना है। और वो बदला किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से समझ रहे हैं ट्रंप, ये पता नहीं। पर उनमें के खौफ उनके दिल में बैठ गया है, उनके परिवार में बैठ गया है कि कोई ना कोई ईरानी या शिया उनको उनसे बदला ले सकता है। तो ये रही बात उनके अपने जाति ये ना परेशानियों की। पर वहाँ पर जो इन्होंने अटैक किया है वहाँ पर, वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये कुछ हद तक है ना वैसे ही हालात पेश करेगा जैसे पहले इन्होंने जितने भी बंदरगाह से संबंधित जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं उन पे करा है। चाबहार पे किया है, बंदर अब्बास पे किया है, और भी 2-3 जो साथ में जुड़े हुए शहर हैं उन पे करा है। करीब 14 लोग मरे हैं, 68 लोग घायल हुए हैं, और काफ़ी संभावना है कि और भी इसमें मौतें हो सकती हैं, और भी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। परंतु सबसे ज़्यादा बड़ा खौफ जो इस बात का है कि वहाँ पे जो करोड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं, फ्यूनरल में जो मातम चल रहा है, उसके ऊपर नुकसान ना हो जाए। गुस्से में ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, और ट्रंप की शय में इज़राइल कर सकता है। सबसे बड़ा खौफ तो इज़राइल है, क्योंकि जो सबसे बड़ी फ़तह हुई है, वो इज़राइल की फ़तह हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी इज़राइल को थी। क्योंकि इज़राइल सोचता था कि लड़ाई ख़त्म हो गई और ट्रंप पूरी तरीके से ईरान पे कुर्बान हो गए। तो वो वाली बात वापस आ गई है कि ट्रंप ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इनको बीवी नेतन्याहू को इस बात की बहुत खुशी है, और वो करने की वजह से वो उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ तो वापस कंट्रोल में आ जाएगी। पर आपने पूछा कि हिंदुस्तान पे क्या असर पड़ेगा। हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने में कुछ अपना हिसाब किताब बना रखा है कि किस तरीके से तेल का मुहैया करेंगे। अभी जो फिगर्स आई हैं उसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ऑयल इम्पोर्ट्स कर रहे हैं हिंदुस्तान, वो रूस से हो रहा है। तो अगर रूस से तेल आ रहा है तो उसके बाद उनको ये उम्मीद है कि उनको आता रहेगा, चाहे जितना भी है ना राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका उनको बातें करे रोकने के लिए, वो मेरे ख्याल से रुकेंगे नहीं। कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के तेल खरीदते रहेंगे रूस से, और इस तरीके से उनका गुजारा चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि ईरान के साथ जो युद्ध हुआ है उसमें एक और भी पहलू निकल के आया है कि पाकिस्तान ने 2 कॉरिडोर अपने चालू कर दिए हैं। एक पाकिस्तान ईरान की तरफ डायरेक्टली जा रहा है, दूसरा चीन की तरफ जा रहा है, और उससे चीन और दोनों तरफ को सप्लाई भी होती रहेगी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड चीज़ें हो रही हैं युद्ध के कारण। नहीं अब तो देखना आप ही क्या है देख कि रहे हैं कि क्या भारत के लिए और ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट होती हुई दिख रही हैं आपको?
हिंदुस्तान के लिए तो कॉम्प्लिकेटेड होंगी, पर कहने का मतलब कि इसी से उन्होंने पिछली बार भी गुज़ारा करा, तो इसी दौर से अब की बार गुज़रेंगे। उनका उनका जो तरीका है वो यही है कि यहाँ पर दुबई में जो कितने सौदागर बैठे हैं, उनकी सर्विसेज़ को इस्तेमाल करें। रूस से जो तेल आता है वो करेंगे। और अब मेरे ख़्याल से एक समस्या जो बड़ी हो जाएगी वो ये है कि कई सारे जहाज़ हिंदुस्तान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फँस जाएँगे, जिसमें कई सारे हिंदुस्तानी जहाज़ पिछली बार भी कई सारे फँसे थे, अब की बार फिर फँस जाएँगे। अब हालत ये है कि हम लोग इस स्थिति में नहीं कि किसी को भी बचा पाएँ। तो कहने का मतलब ये दो देश ऐसा है कि जहाँ पे तकलीफ लोगों को होती रहती है, पर गुज़ारा चलता रहता है। हाँ, अब मैं प्रोफ़ेसर पाशा हमारे साथ आ चुके हैं। प्रोफ़ेसर पाशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो हॉर्मुज़ की खाड़ी में जो इस समय बढ़ता हुआ संकट है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? ट्रंप ने ये कहा कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। ईरान ने भी जवाब दिया है, बहुत और बहुत तीव्रता से जवाब दिया है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में जाकर एक अपना विरोध भी दर्ज कराया है। लेकिन किस तरह से हालात इस समय जो बन रहे हैं, आप उसको किस किस तरह से देखते हैं? और भारत के लिए क्या वाक़ई में एक बड़ा संकट खड़ा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? अनम्यूट कर लीजिएगा। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। जी, धन्यवाद। देखिए, हॉर्मुज़ के ऊपर आसपास जो बमबारी हुई है और कुछ और इलाकों में, मशहद के बीच में, तेहरान के बीच में, रेलवे लाइन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, ये एक नया मोड़ है अमेरिका की तरफ से ईरान को कमजोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ईरान अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, तो इसको मजबूर करना चाहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस कर देंगे और लोगों को जो है उकसा रहे हैं। जैसा रेलवे लाइंस पे, रेलवे स्टेशंस पे और जो दूसरे ठिकानों पे उन्होंने हवाज में जहाँ तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ उन्होंने बमबारी की है। और दूसरे जगह पर इससे लोग नाराज होंगे, अमेरिका के खिलाफ तो नाराज होंगे, लेकिन रेजिम के खिलाफ भी कुछ आवाज उठ सकती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सीज फायर उल्लंघन हो गया वगैरह वगैरह बोल के। तो मेरे ख्याल से अमेरिका एक बड़ी जंग की तरफ नहीं जा रहा है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। कुछ ठिकानों पे बमबारी करेगा, जैसा पहले दिन 80, अब आज सुबह 90। तो हो 200 हो सकता गया। है, हाँ, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए वो करते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ईरान नई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा और जवाबी हमला भी करते रहेगा ठिकानों पे अमेरिका के खाड़ी के देशों में। ये तो मेरे ख्याल से यही सिनारियो मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि ये जो है, जैसा संजय कपूर ने कहा कि इजराइल पहले से ही नहीं चाहता था कि ये दोनों के बीच में एमओयू या सीज़फायर हो जाए, जिसमें वो शामिल नहीं था, क्योंकि पहला पॉइंट एमओयू में लेबनान से सीज़फायर का लिंक था, जो कि वो करना नहीं चाहता था इजराइल, और नेतन्याहू अपनी फौज वहां से हटाना नहीं चाहते थे। तो अमेरिका मध्यस्थता करके उन दोनों में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कराया है, जिसके खिलाफ हिजबुल्लाह भी है, ईरान भी है, और वहाँ के प्रेसिडेंट भी लगातार ये आग्रह कर रहे हैं कि आप जुनूबी लेबनान से हटिए बोल के, उनके ऊपर भी प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से तो ईरान पे इजराइल हमला नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन अगर ईरान पे कुछ हमला होता है हिजबुल्लाह की तरफ से या ईरान की तरफ से या कोई और ग्रुप की तरफ से, शायद इस बार वो चुप नहीं रहेगा, अपने आप भी ईरान पे हमला कर सकता है कुछ देर बाद। रही बात असैसिनेशन की, देखिए ये चुनाव शपथ लेने से पहले ही एक दो बार ट्रम्प के ऊपर अटेम्प्ट हुआ था हत्या का, उसके बाद भी हुआ। तो उन्होंने कहा था कि ईरान हो सकता है इसमें शामिल हो, लेकिन सबसे डर मुझे ये है कि ईरान इसमें कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, बल्कि इजराइल के लोग मसाद करवा सकते हैं असैसिनेशन ट्रम्प का, क्योंकि वो उनकी बात मान नहीं रहा है, चाहे वो सीज़फायर में हो या
40 पॉइंट्स में हो, वो सभी ईरान के हक में है, जिससे इजराइल नाराज है। तो अब चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और ईरान पे ज्यादा देर तक बमबारी नहीं कर सकते, जिससे और तेल की किल्लत होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लेकिन इनके एक चीज मिड-टर्म और भी है इलेक्शन में प्रोफेसर पाशा, प्रॉब्लम्स होंगे। मैं जो फॉरेन वेबसाइट्स हैं CNN वगैरह उनको देख रही हूँ, उसमें उन्होंने अपडेट डाला है कि आज फाइनल डे है आयतुल्ला खामेनेई के फ्यूनरल प्रोसेशन का, जो उनका जो जनाजा है उसका आज फाइनल डे है। लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके बेटे हैं मुज्तबा, आज क्या वो आएंगे, क्योंकि अभी तक मुज्तबा का अपीयरेंस आया नहीं है। सो विल मुज्तबा मेक एन अपीयरेंस, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय खतरा इतना है कि इस समय हमले भी हो रहे हैं, अमेरिका ने भी हमला बढ़ा दिया है, तो ऐसे में क्या मुज्तबा आपको लग रहा है कि फाइनल डे फ्यूनरल के आएंगे? हो सकता है आएंगे मशहद में कुछ थोड़ी देर के लिए, फाइनल रसूमात के लिए, क्योंकि वो उनके बाप हैं, फादर के तहत वो आ सकते हैं और सिक्योरिटी के रीजन से आ भी नहीं सकते। तो वहाँ उनका आना और जाना मेरे ख्याल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि IRGC मेन इंचार्ज है और ये IRGC को हिदायत दिए हैं वो क्या करना है। मेजर्ड होना चाहिए। अगर अमेरिका 200 कर रहा है तो अगर 80-65 उन्हों करें तो 220 करेंगे, इस तरह का होगा। लेकिन लार्ज स्केल बमबारी ईरान की तरफ से सिर्फ खाड़ी के देशों तक सीमित रहेगी, या जॉर्डन को भी मिला सकते हैं, लेकिन इसके दायरे से आगे नहीं बढ़ सकते। जहां तक मोदी का सवाल है, आपने जो पूछा, जो संजय ने बताया, उसके अलावा देखिए, अगर ये बमबारी खाड़ी के देशों में तेज होती है ईरान के द्वारा, तो वहाँ जो भारतीय हैं उन पे खतरा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाहे वो कोलैटरल डैमेज हो के डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, या दूसरा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर उसकी जद में आता है, तो इमिग्रेंट्स को भी काफी खतरा होता है। तो हलचल मच जाएगी वहाँ। लाखों के हैं हमारे भारतीय, 35 लाख के करीब UAE में है, सऊदी अरेबिया में, और बाकी के दूसरों में 1 करोड़ के करीब। तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि ईरान अगर समझता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर रहा है अमेरिका, तो वो भी खाड़ी के देशों को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि वो वहाँ के अड्डे से जो है ईरान पे बमबारी कर रहे हैं। पहले ही ईरानियन लीडरशिप, रांची हो या गालिबाफ हो, उन्होंने कहा कि वार्निंग दी थी खाड़ी के देशों की, आप अपनी टेरिटरी अमेरिका के द्वारा हम पे बमबारी मत करिए, इसका जवाबी का हमला होगा बोल के। तो अब ईरान तेज करेगा, अगर अमेरिका भी अगर मानता है कि ये सीज़फायर खत्म हो गया। और जिस लैंग्वेज से ट्रंप ने ईरान को रेफर किया है, स्कम बोल के, तो ये बहुत ही नाजायज लैंग्वेज है, इंसल्टिंग लैंग्वेज है, जो कि MOU के तहत वो धमकी नहीं देना और ऐसी लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। म्यूचुअली रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज इस्तेमाल करना है बोल के लिखा है। तो इस लिहाज से जो है ईरानियन का गुस्सा उनके फ्यूनरल के बाद देखने में आएगा, किस तरफ मुस्तफा खामनेई ऑर्डर देंगे और ईरान के लीडर्स कैसा इसको रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जो बदले का भावना है ईरानियंस में, वो बहुत स्ट्रांग है, दिखने में आया। और लोग वहाँ चाहते हैं कि जो भी ये तीसरी बार हुआ है, ये 1.5 साल में। जून में भी बातचीत के दौरान अमेरिका इजराइल हमला किया। इस बार फरवरी में भी ओमान मध्यस्थता करके बातचीत करा रहा था, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम वेरी नियर टू एग्रीमेंट पहुंच गए थे, फिर भी बमबारी की उन्होंने। तो अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके भी जो है अब तीसरी बार धोखा दिया है। तो इतने बार ईरान धोखा खा रहा है, फिर भी उसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। लेकिन उसका भी लिमिट होती है। रेड लाइन्स अगर क्रॉस करते हैं तो ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं, देंगे, और मेरे ख्याल से गंभीर स्थिति और
पैदा हो सकती है। क्या ट्रंप इसके लिए तैयार हैं? क्या मोदी तैयार हैं? क्या नेतन्याहू तैयार है? ये बड़े सवाल अगले दिनों में शायद पता चलेगा। जी। संजय के पास आ रही हूँ कि संजय, इस क्राइसिस को आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार इसको कैसे हैंडल करेगी? क्या तेल और गैस की किल्लत उसी स्तर पर हमें देखने को मिलेगी जो हमें शुरुआती पहले 2 महीने में दिखी थी? मुझे लगता है कि जो क्राइसिस है वापस आ जाएगी। उन्होंने कुछ दिन पहले कई सारी चीज़ों पे दाम हम कम करे, गैस पे, एलपीजी पे कम करा उन्होंने, कुछ इधर उधर नायरा ने एक प्राइवेट कंपनी है रशिया की, उसने कम करे, तो वो सब किल्लतें वापस आ जाएंगी और लोग बाग अभ्यस्त हो चुके हैं मुसीबत के। जो मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ उससे ये पता चलता है कि ये जो अनसर्टेनिटी के बादल हैं वो काफ़ी हद तक मंडराते रहेंगे, स्थिति नॉर्मलाइज नहीं होगी, क्योंकि जब तक 2-3 देश वहाँ पे नॉर्मल नहीं होंगे, इजराइल को नॉर्मलाइज करना है, ईरान को नॉर्मलाइज करना है और अमेरिका को वापस अपने मुल्क में जाना है। वो सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक है ना वहाँ पर कुछ ना कुछ होते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ले रखा है कि वहाँ पर ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का, जो जिससे भाषा का प्रयोग करा उन्होंने स्कम वगैरह बोला है, ये सब चीज़ें डिप्लोमेसी में जायज़ नहीं है। ये दिखाया है ट्रंप ने कि वो जैसे कि लो ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं, जबकि वो कल्चरली कहीं सुपीरियर हैं ईरान या अमेरिकन से और तमाम लोगों से, पर उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बड़ी परेशानी वाली हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आई होप कि एग्रवेट ना करें, क्योंकि अगर एग्रवेट करती हैं तो स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं एक अंतिम कमेंट प्रोफेसर पाशा से लेना चाहूंगी कि प्रोफेसर पाशा क्या कहेंगे, ये जो संयुक्त राष्ट्र में जो विरोध प्रदर्शन जो विरोध दर्ज कराया है ईरान ने, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या सर? जी, कुछ हद तक पड़ेगा, क्योंकि ईरान अब अमेरिका को दोषी ठहरा रहा है कि उसने उल्लंघन किया है सीज फायर का, और इसमें एक पॉइंट ये भी था कि एग्रीमेंट 60 दिन के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके जाएगा बोल के। लेकिन अब बहस में जो है चीन और रूस को भी ईरान के हक में बोलना पड़ेगा कि दोनों आग्रह कर रहे थे पीस के लिए, अब शांति भंग किसने की और क्या नताइज होंगे और दुनिया के दूसरे मुल्कों का रवैया क्या होगा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ब्रिटेन और फ्रांस तो डोलमोल है इधर भी उधर भी। शायद ब्रिटेन अमेरिका की तरफदारी करेगा अगर कीथ स्टारमर मूव में हैं तो। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स में कुछ लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वोटिंग शायद नहीं होगी। अगर अमेरिका फोर्स करता है तो वीटो कर देगा और बहस के बाद एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल के इशू करेंगे। मेरे ख्याल से इससे मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। अगर हाँ अमेरिका के अलावा 14 देश ईरान को सपोर्ट करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये मामला जनरल असेंबली को लेकर जाए, तो वहाँ बहस होके अमेरिका के ऊपर बहुत ही प्रेशर आएगा कि आप पहले तो 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर अनजस्ट वार शुरू करें यूएन के खिलाफ और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ और अपने कांग्रेस पावर्स के खिलाफ भी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी डिबेट होने नहीं दे रहे हैं बोल के काफी आलोचना होगी मेरे ख्याल से, और आइसोलेट हो जाएगा। और इजराइल अगर जमता है इसमें तो उसको भी कड़ी क्रिटिसिज्म होगी मेरे ख्याल से और फर्दर आइसोलेशन। लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, ईरान कुछ खास फायदा नहीं होगा सिर्फ बयानबाजी से। जी बिल्कुल। चलिए इससे आप पहले कि आप मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं एक हाँ हाँ पॉइंट रेज बोलिए करना सर, चाहता हूँ बोलिए संजय कि बोलिए। एक इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि जो एक रेलवे लाइन है जिससे कि ट्रेड रूट्स होते थे ईरान के, अमेरिका, चाइना और रूस के साथ, वो रेलवे लाइन तोड़ दी है। तो इसका मतलब कोशिश ये है कि किसी तरीके से रूस और चाइना को भी ड्रैग करें इसके अंदर। तो बिल्कुल इसके मेरे बिल्कुल। ख्याल से कुछ अमेरिका सोच रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर और डाले, जिससे कि इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़े कि वो लोग भी या तो अंदर जुड़ जाएं या हम चीन ईरान के ऊपर दबाव डालें कि निकल जाएं। तो ये अपने आप में गंभीर बात है। चाबहार चाबहार पे नहीं, भी 2 टर्मिनल पे बमबारी करके संभाल खत्म कर कर रखिए। दिए, और वहां से करेक्ट, भी जो रेलवे लिंक जाता था उसको भी तबाह कर दिए वो, बिल्कुल। सही बात है। तो कुल हॉस्पिटल के मिलाकर अलावा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा संकट है हॉर्मुज की खाड़ी में, ये गहराता जा रहा है। अब किस तरीके से चीजें अनफोल्ड होंगी ये देखना होगा, क्योंकि हर घंटे वहां पर
जो इस समय सिनारियो है वो बदल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर पाशा, संजय, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद, Thank थैंक you. यू।